25 की उम्र में कैसे आपने सीधा लोकसभा में ही जंप लगा दिया? क्वालिफिकेशन हम 9th फेल नहीं है। आपके पिताजी ने आपके लिए टिकट खरीदा चिराग पासवान से। जितने सीट शेयरिंग में कितनी सीटें मिलेंगी आप? पिछले चुनाव में आपके नेता चिराग पासवान ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार के खिलाफ, उनको हराने के लिए सारी सीटों पे उतर गए। इस बार उनको कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश जी सीएम बनेंगे। चिराग पासवान ये क्यों कहते हैं कि सारी 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे? सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं चिराग पासवान। हम तो चाहते हैं कि मेरा भाई और आगे जो देश के सर्वोच्च स्थान पे मेरा भाई बैठे। इस बार का चुनाव चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव होने। नीतीश कुमार के साथ 20 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार रहेगी और आप पर, आपके पिताजी पर भी आरोप लगेगा, लगते हैं अभी भी कि राजनीतिक अवसरवादिता है, मौका परस्ती। कांग्रेस में थे, फिर जेडीयू में आ गए। नहीं, कौन कौन सी महिला सांसदों का आपका ग्रुप रहता है? जातिगत जनगणना का श्रेय किसे मिलना चाहिए? क्या आरक्षण में कोटा इन कोटा होना चाहिए? क्या रिजर्वेशन 90% देश में होना चाहिए? नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर? 100। बिहार का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानती है? बिहार का वर्स्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानती है? देश का सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग पासवान। हिंदू खतरे में है इस देश? प्रशांत किशोर। पॉलिटिकली इररिलेवेंट। कन्हैया कुमार। कांग्रेस उनको ढो रही है। राहुल गांधी। मनमोहन सिंह कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते थे, आज के पीएम तो वो भी नहीं करते। मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू शांभवी चौधरी का। शांभवी चौधरी एलजेपीआर की तरफ से लोकसभा की सांसद हैं। फिलहाल चिराग पासवान का झंडा लेकर बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हैं, प्रचार करेंगी। लेकिन सबसे पहला परिचय शांभवी का यही आता है जब भी उनकी बात होती है कि वो हिंदुस्तान के सबसे युवा लोकसभा सांसदों में से एक हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। थैंक यू सो मच। और न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आपकी उम्र कितनी है? 27 साल? अब 27 है। वो बहुत दिन, मतलब कुछ ही दिन पहले, आई थिंक 10 दिन पहले ही मेरा एज 27 हो गया फाइनली। बट महिलाओं से उनका उम्र नहीं पूछते। अब जब इतना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड आप बनाएंगी इतनी कम उम्र में सांसद बन के, तो उम्र की तो चर्चा होगी। अब सब लोग गैस कर, हाँ, जब हम जीते थे तब हम 25 से थे। अब बाकी लोग अपना कैलकुलेशन करिए कि हम कितने साल के हैं। जब लोकसभा चुनाव आप जीती तो 3-4 महिलाएं ऐसी थी जो शायद 25-26 के आसपास जीती था, और उनकी बहुत चर्चा होती है और हम उनके वीडियोस और पिक्चर्स भी देखते हैं। उनकी बड़ी दोस्ती रही। एक आप हैं उनमें। यस। फिर एक उनमें राजस्थान से, भरतपुर से कांग्रेस की सांसद हैं संजना जाटव। फिर एक मछली शहर यूपी से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं प्रिया सरोज। शी रिसेंटली गॉट एंगेज्ड आल्सो, उसकी सगाई हुई। रिंकू सिंह। यस। तो आपको बुलाया था क्या? नहीं, नॉट नेसेसरीली, बट मतलब मेरे को पता था कि उसका सगाई हो रहा है। वी हैव अ गुड फ्रेंडशिप। तो ये चर्चा जब हुई थी, जब तीनों आप सांसद बनी थी, तो आपकी आपस में बातचीत हुई थी इस बारे में? हाँ, हम लोग की होती रहती है, क्योंकि राजनीति में कोई पर्सनल राइवलरी नहीं है ना। मतलब हम लोग आइडियोलॉजिकल वॉर में, और ऐसा थोड़ी है कि एक दूसरे को देखेंगे तो मतलब बात ही नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। बहुत अच्छे दोस्त है, ये भी नहीं है, पर हाँ, हम लोग की केमिस्ट्री अच्छी है। संसद में टोली है? हाँ, नहीं, टोली जैसा कुछ नहीं है, पर हाँ, बहुत रिगार्ड, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए है। एंड ऑब्वियसली हम लोग, क्योंकि एक ही एज ब्रैकेट के लोग हैं, हम लोग एक एज ब्रैकेट से भी आते हैं, प्लस महिला भी हैं, तो ऑब्वियसली आप तो ऐसे भी 3-4 महिलाओं को कहीं रखो तो वो कोई ना कोई टॉपिक खोज ही लेंगे। तो हम लोग के साथ भी सेम ही होता है। तो क्या क्या बातें होती हैं? जनरल लाइफ के बारे में, उनकी रिंकू सिंह से सगाई होने वाली थी, इसके बारे में भी पता था। अच्छा, पता था पहले से? हाँ, मतलब क्योंकि आई थिंक उसके कुछ टाइम पहले ही वो आर्टिकल्स भी आए थे ना कि शायद उनकी सगाई हो। हाँ, कुछ चर्चाएं चल तो राइट, तो वहाँ से फिर आई पिक्ड इट अप। देन हम उनसे पूछे तो फिर उन्होंने बोला हाँ ऐसा है। तो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हर, वेरी स्वीट। तो कौन सी महिला सांसदों का आपका ग्रुप रहता है जब ऐसी चर्चा होती है? तो मतलब सब अलग अलग हैं। 3 तो आप हो गई। हाँ, 3, बट इट्स नॉट लाइक कि हम लोग सब हमेशा एक ही ग्रुप में बैठते हैं। जैसे आप मिलते हैं, पार्लियामेंट जो संसद भवन है ना, वो एक ऐसा है कि
हमेशा आपको अलग अलग आप ग्रुप्स में बैठते रहोगे, बिकॉज बहुत लंबे लंबे सेशंस चलते हैं, कभी लोग अंदर होते हैं, कभी लोग कैंटीन में होते हैं, कभी लोग पैसेज में होते हैं, तो आते जाते आप अलग अलग ग्रुप्स में उनके साथ इंटरैक्ट करते रहते हो। तो ऐसा नहीं कि एक सेट ही ग्रुप को हम लोग बिलोंग करते हैं। जैसे भी आप कह रही थी ना कि उसमें इकरा हसन भी हैं। हाँ, इकरा, एंड वो मेरे कॉलेज की सीनियर भी है, वी बोथ आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, लेडी श्रीराम, यस। तो हम लोग सेम कॉलेज से भी हैं और हम लोग के कुछ म्यूचुअल फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो हम लोग जब भी मिलते हैं इट्स ऑलवेज वेरी नाइस। आपने एलएसआर से सोशियोलॉजी की पढ़ाई की जी, समाज शास्त्र, यस। उसके बाद फिर मास्टर्स भी किया, अभी पीएचडी कर रहे अभी कर रहे। सब लोग मेरे को कहते हैं कि आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया। मेरा नहीं, मेरा एज अभी उतना भी नहीं है, मतलब अभी कर रहे हैं पीएचडी। ये पढ़ाई पूरी नहीं हुई और बन गई आप सांसद। बट अभी पीएचडी तो एक ऐसा चीज़ है जो चलते रहता है, वो तो ओवर द इयर्स उसका रिसर्च चलेगा, स्टडी होगा, कंप्लीट होगा, पर हाइपोथेसिस और कोर्स वर्क कंप्लीट हो। किस मुद्दे पर कर रही हैं पीएचडी? द रोल ऑफ वुमेन इन एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सो एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज द कैच हियर, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे लोग स्टडी करते हैं, और अगर आप रैलीज में पार्ट लें या फिर अगर आप धरना प्रदर्शन में पार्ट लें तो वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में ही काउंट होता है, बिकॉज यू आर एक्टिव पॉलिटिकली। बट हम एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पेशली हम लोग के स्टेट में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन है फॉर वुमेन। तो आपको लोकल लेवल पे महिला प्रतिनिधित्व करते हुए दिखती है, महिला लीडरशिप आपको दिखता है, नारी सशक्तिकरण आपको दिखता है, पर जब आप यही सेम चीज़ असेंबली या फिर पार्लियामेंट में आप देखते हो तो वो वहाँ पे नहीं होता है। तो मेरा स्टडी सिर्फ उसी बेसिस पे है कि जो चीज़ लोकल लेवल पे ग्रो कर रहा है वो चीज़ आगे जाके फॉर्मुलेट क्यों नहीं हो पा रहा है। अब तो मोदी जी ले आए ना, अब तो रिजर्वेशन, महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यस, वो लागू जब होगा तो ऑब्वियसली, बट व्हाई नॉट विदाउट रिजर्वेशन इज द क्वेश्चन। अपने आप क्यों नहीं हो? अपने आप ये ऑर्गेनिकली क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यू नो इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, सोशल रीजंस भी होते हैं, हम लोग पेट्रियार्कल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, नेचर ऑफ जॉब हो सकता है क्योंकि हम लोग का पब्लिक लाइफ होता है, कोई 9 to 5 नहीं है कि आप एक सिक्योर जॉब में, क्योंकि यूजुअली महिलाओं के लिए कहा जाता है कि टीचर बन जाओ या फिर डॉक्टर बन जाओ, अपने एरिया में काम करो। इनफैक्ट अभी आप देखोगे बैंक्स में भी जो 3rd ग्रेड तक लोग महिलाएं प्रमोशन लेती हैं, बट 4th ग्रेड प्रमोशन वो फिर स्किप कर देती हैं कि उसके लिए फिर ट्रैवल करना पड़ता है आपको, शायद अपने जो घर है उससे दूर कहीं आपको भेज दिया जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स, या अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकली एग्जैक्ट रीजन क्या होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन वैसे फॉर्मुलेट नहीं हो पाता। तो इतना जल्दी कैसे हो गया ये भी बताइए जरा। 25 की उम्र में कैसे आपने सीधा लोकसभा में ही जंप लगा दिया? ये सोचा था हमेशा से कि करना यही है? हाँ, ये चीज़ में बहुत मेरे को क्लैरिटी। और सीधे लोकसभा जाना है? लोकसभा सीधे जाना ये नहीं था, उसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जितना भी आभार व्यक्त करें वो कम रहेगा, बट हाँ, राजनीति करना ये शुरू से क्लैरिटी था माइंड में, क्योंकि हम तीसरी पीढ़ी के नेता अपने परिवार से, अब वो परिवारवाद वाला पूरा क्वेश्चन उठता है, बट हम लोग अपने लाइफ में कुछ और देखे ही नहीं राजनीति छोड़ के। जब हम अपने दादाजी को देखते थे जनता की सेवा करते हुए, फिर हम अपने पिताजी को देखे जनता की सेवा करते हुए, और हम सोचे कि मेरे को भी कुछ ऐसा ही करना है, क्योंकि हम लोग के फैमिली का एनवायरनमेंट वैसा है, हम लोग वही चीज़ देखते हैं, हम लोग वही चीज़ सीखते हैं, हम लोग को वही चीज़ करने का मन करता है, क्योंकि बहुत नेचुरल है। जो आप जिस इन्वायरमेंट में आप पले बड़े होते हैं, आप पे उस इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। मेरी बहनें भी हैं, पर वो लोग पॉलिटिकली उतनी इंक्लाइंड नहीं हुई, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी बोर्डिंग स्कूल चली गई या जो भी, बट बिकॉज हम अपने पेरेंट्स के साथ रहे, वो इम्पैक्ट मेरे पे पड़ा और हम उसी के साथ ग्रो, मतलब राजनीति में हम बड़े हो गए। हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति मेरा मायका है, मतलब यू नो वो एक वहाँ वैसा चीज़ है जहाँ पे हम बड़े हो गए। तो आपके पिताजी 4 बार शायद एमएलए रहे थे? जी, और अब एमएलसी हैं। एमएलसी हैं। आपके दादाजी भी शायद 8 बार एमएलए रहे। 8 बार एमएलए रहे। तो ये परिवारवाद का फायदा तो मिला आपको, ये तो मानेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, हम कभी भी ये चीज़ डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द लेगेसी दैट आई कम फ्रॉम, एंड हम उस लेगेसी को कभी नहीं डिनाई करते, वो मेरी पहचान है। और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें महावीर चौधरी और अशोक चौधरी जैसे लोग हैं, और वो विरासत ले जाने का मौका हमको मिला, इसके लिए भी हम अपना बहुत सौभाग्यशाली आरोप पर आप क्या जवाब देंगी? बट अगर आप नॉर्मल एक घर में पैदा होती हैं तो क्या 25 की उम्र में सांसद बन जाती? देखिए, ये हम बताते हैं कि हम लोग का
ये चीज़ ज़रूर हो सकता है कि हाँ मेरे को बेटर एक पैसेज मिल जाए कम्युनिकेशन करने का। ये ज़रूर हो सकता है कि मे बी मेरे को लोग ज़्यादा और सीरियसली समझें, या ज़्यादा और राजनीति में जब आप अदर लीडर से आप इंटरेक्ट करते हैं तो वो पैसेज आपके लिए आसान हो जाए। पर राजनीति एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको हर 5 साल में एग्ज़ाम देना पड़ता है। जनता हमको चुन के भेजती है। ये डिसीजन नहीं है कि मेरे फादर चाहेंगे तो हम उम्र भर के लिए सांसद रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर चाहेंगे, वो मौका, वो मेरे लिए पैसेज आसान कर सकते हैं, पर चुनती तो जनता है। और इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहाँ हर 5 साल में हम लोग वापस एग्जाम देते हैं, जहाँ एक ऐसा नहीं है कि अब हम बन गए तो हम जिंदगी भर के लिए बन गए। वो डेली हम लोग को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन आपकी सहयोगी बीजेपी तो कहती है परिवारवादी पार्टियां हैं। क्वालिफिकेशन हम 9th फेल नहीं है, हम सीधे मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं बने हैं। हम अपना पढ़ाई पूरा किए, हम बाकायदा कहीं काम कर रहे थे, मेरी राजनीति में रुचि थी। हम किसी, और मेरे सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये कि मेरे टिकट लेने में मेरे पिताजी का कोई हाथ नहीं था। मतलब मेरे जो पति हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत करीब थे, उनके जीवन में वो एक बड़े भाई की भूमिका में थे। और इसीलिए जब बात हुआ कि हाँ फाइनली राजनीति में एंटर करना है, तो उसके बाद मेरे पति ही चिराग पासवान जी से बात की और वो टिकट ले गए। तो इसमें मेरे पिताजी की कोई भूमिका नहीं, बट हाँ हमको उसका एडवांटेज मिला कि हम अशोक चौधरी की बेटी थी। वो कोई नहीं डिनाई कर सकता उस चीज को। आपने कहा कि मैं कोई सीधे सीएम की उम्मीदवार थोड़े बन गई। करेक्ट। पर जो परिवार पार्टियां चलाते हैं, परिवारवाद का आरोप बीजेपी उन पर लगाती है, तो आपके नेता चिराग पासवान पर क्या ये आरोप नहीं लगेगा? बीजेपी हमेशा क्वालिफिकेशन पे ये आरोप लगाती है। अब उनके परिवार के कई ऐसे लोग हैं जो बार बार लोकसभा का चुनाव हारे और राज्यसभा गए और बार बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़े, अब फाइनली जीत के लोकसभा पहुंच गए, पर उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। किन के परिवार के? लालू यादव जी के परिवार के। ओके। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई नहीं पूरी किए हैं, जिनका क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, मतलब कोई बेसिस ही नहीं है कोई क्वालिफिकेशन का, बट वो लोग फिर भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, बिहार राज्य का ताज पहनना चाहते हैं। पर 77 सीटें भी तो मिलती हैं उनको। जब सीटें मिलती हैं, वो सीट कैसे मिला? वो पॉलिटिकल रियलिटी। आपका एग्जाम हुआ, उनका भी हुआ ना, वो भी पास हुए। का पॉलिटिकल रियलिटी जो 2020 का रिजल्ट था, वो आई थिंक इट्स वेरी एविडेंट एंड इट्स वेरी क्लियर कि वो उनको इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उनमें कोई बात थी, वो उनको इसीलिए मिल गया था क्योंकि चिराग पासवान जी अलग चुनाव लड़े थे। अगर वो उस टाइम पे, जैसे एनडीए आज लड़ रही है चुनाव, अगर एनडीए उस टाइम पे चुनाव लड़ रही होती तो उनको इतनी सीटें नहीं आती। अब देखिए फायदे तो हैं इसके, जैसे आपने खुद माना कि पिताजी, फिर दादाजी, परिवार का नाम, लेगेसी, बिल्कुल, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। हाँ। अब प्रशांत किशोर देखिए, जो कि एक प्लेयर हैं, यहाँ पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आपके पिताजी ने आपके लिए टिकट खरीदा चिराग पासवान से। क्या जवाब देंगी, बोलिए? देखिए, अब ऑनेस्टली प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है, उनको आप लोग नेता बना दिए। पहली बात तो वो एक स्ट्रैटेजिस्ट है और वो स्ट्रैटेजी लेके आए और वो सोच रहे कि हर स्ट्रैटेजिस्ट नेता बन सकता है, पर ये नहीं होता है, ये मुमकिन नहीं है। नेता बनना इतना आसान नहीं होता। हम लोग एवरीडे अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं एक अच्छे नेता बनने के लिए, और वो जिस तरह का बात करते हैं उस पर काफ़ी आई थिंक काफ़ी कुछ बोला जा चुका है, उनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। तो इसमें बस ये है कि जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में रहते हैं तो आपको अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। आप किस आधार पे किसको अटैक करना चाहते हैं, आपको ये भी सोच समझ के करना चाहिए। हम लोग सब हमेशा कहते हैं कि हम लोग जो राजनीति देखते हुए बड़े हुए, उसमें रामविलास पासवान जी थे, लालू यादव जी थे, नीतीश कुमार जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थी, सुषमा स्वराज जी थी, मनमोहन सिंह जी थे, हम लोग सोनिया गांधी जी थी। हम लोग इन लोग का डिबेट्स देखते हुए बड़े हुए हैं और हम लोग उससे कुछ सीखे हैं। अब हम लोग आप आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा बेंचमार्क सेट करके जा रहे राजनीति में, आप ये सोच के हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कितने सारे ऐसे युवा लोग हैं। है प्रशांत किशोर इररेलेवेंट है, बिल्कुल इररेलेवेंट है, बिल्कुल, बिकॉज आई डोंट थिंक कि जो वो करना चाह रहे हैं वो हो पाए। हम नहीं कह रहे, बिहार की जनता कह रही है। बाई इलेक्शंस हुए थे, उस चुनाव का रिजल्ट्स भी आया था। इसके अलावा कहते हैं 10% वोट लिया हमने। देखिए, वो अभी इतना प्रचार प्रसार करेंगे, इतना घूमेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो वोट्स वो डैमेज करेंगे। पर उनके ग्राउंड पे रहते हुए भी हम लोग बेलागंज जैसी सीट जीते जो हम लोग 30 साल से हार रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ही इज़ गोइंग टू, अभी वो इतना घूमेंगे तो 1000-1500 वोट उनको आ ही गए, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। कौन जीत रहा है बिहार का चुनाव? एनडीए।
कोई डाउट नहीं है एनडीए जीत रहा है। एनडीए जीत रहा है Okay. और लोकसभा से भी बेहतर प्रदर्शन हम लोग का विधानसभा में रहेगा। ओके और कितनी सीटें, कुछ दावा आपका, कोई असेसमेंट? 2025 के 225 के ऊपर। 243 में से? हाँ। 225? टारगेट लेने में क्या दिक्कत है? मेहनत तो उसी के लिए करना है ना। 100% स्ट्राइक रेट तो लोक जनशक्ति पार्टी को ही आई। मैंने टारगेट नहीं पूछा हाँ। आपका असेसमेंट क्या है? 200 पार ऑन टू 225। अगर हम लोग मजबूती से सब लोग साथ में लड़े तो 225 हम पार होना निश्चित है। और मतलब अगर कहीं 2-4 सीट्स गड़बड़ हुए तो भी 200 पार तो डेफिनेटली। अच्छा, 200 पार में एलजेपीआर की कितनी? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेटर बता पाएंगे। सीट शेयरिंग में कितनी सीटें मिलेंगी आप? देखिए ये सब आई थिंक बहुत जो बड़े नेता होते हैं वो जब साथ में बैठते हैं, ठीक है, तब वो ये चीज को डिस्कस करते हैं। पर ये गारंटी जरूर दे सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी जितनी भी सीट लड़ेगी उसमें 100% स्ट्राइक रेट लेके आएगी। और सीएम कौन बनेगा? नीतीश कुमार जी पक्का? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है वही हम रिपीट कर रहे नहीं, हैं। लेकिन अमित शाह जी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं I हैं, वो was not कहते a हैं part वक्त of that. बताएगा, वो कहते हैं वक्त बताएगा। मतलब आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। हमने नहीं सुना ना, हम उस इंटरव्यू छपा कॉन्वर्सेशन है के उनका, पार्ट में उनका थे। इंटरव्यू छपा है सब जगह। मतलब इट्स अ फैक्ट ना, ही सेइंग कि वो अभी सीएम है, तो इसमें कुछ उन्होंने उनके कहा वक्त नेतृत्व बताएं। में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग चुनाव जीतेंगे, हम लोग आगे मतलब आगे उनको सीएम बनाएंगे, आगे देखेंगे। बट इट्स आई जस्ट थिंक कि ये बहुत ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स करने का कोशिश हो रहा है यहाँ पे। इतना फिल इन द ब्लैंक्स है नहीं। आरजेडी और कांग्रेस और जो महागठबंधन के दल हैं वो ये मुद्दा बना रहे हैं कि नीतीश वो कुमार, अपना मुद्दा क्लियर करें ना, वो कह अपना मुख्यमंत्री चेहरा तो पहले बताएं। वो कह रहे हैं कि हमारी नीतीश कुमार चिंता नहीं स्वस्थ नहीं है, वो सीएम बनने लायक नहीं है अब। देखिए ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि कोई भी वैकेंसी सीएम की नहीं है, जहाँ तक ये बात होता है। और अगर हम लोग उनके स्वास्थ्य की बात करें तो वो अभी भी इस उम्र में प्रगति यात्रा, जैसे कुछ महीने पहले ही वो प्रगति यात्रा अपना निकाले थे जहाँ बिहार के वो सारे जिलों में घूमे थे, आज भी वो जो बाढ़ ग्रसित एरिया है उसका निरीक्षण करने गए थे। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो काम से अपने हट रहे हैं या वो काम करने के सक्षम नहीं है। पर अब उन लोग को ये पर्सनल अटैक ही करना है, कुछ तो बोलेंगे, विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अच्छा, तो यही ठीक है, कह रहे तो हैं आप स्वास्थ्य नहीं है। आप मुझे अपनी पार्टी के स्टैंड के बारे में बताइए। ऐसा क्या बदल गया 5 साल में कि पिछले चुनाव में आपके नेता चिराग पासवान ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार के खिलाफ, उनको हराने के लिए सारी सीटों पे उतर गए। इस बार उनको कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश जी सीएम बनेंगे। 5 साल में इतने अच्छे हो गए अचानक? अब देखिए 5 साल में काफ़ी कुछ बदलता है। जो पुरानी बातें होती हैं उसको छोड़ के हमेशा जब आप बिहार को विकास की राह पे लेके जाना चाहते हो और जब आप बिहार राज्य की बात करते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि राजनीति में हम लोग का देश, हम लोग का प्रदेश सबसे पहले आता है। उसके बाद कोई पर्सनल राइवलरी अगर हो या फिर पर्सनल भेद मतलब मन मुटाव हो, वो आता है। तो इसमें अगर हम लोग देश हित की और प्रदेश हित की बात करें तो हम लोग सबका साथ में प्रदेश हित के लिए लड़ना बहुत आवश्यक है। ये इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भी है आपके हिसाब से? 2-3 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं इस बार बिहार के चुनाव में? मुद्दे क्या है मतलब? किन मुद्दों पर चुनाव होगा? जनता किस मुद्दे पर वोट विकास पे, जैसे हमेशा बिहार की जनता करती आई है। विकास के लिए हम लोग सब युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए लड़ते हैं। एनडीए के 4 स्तंभ हैं और हम लोग हमेशा वो चारों को कैसे आगे लेकर के जाना है, हम लोग इसके लिए काम करते हैं। इसमें रोजगार भी एक है बहुत बड़ा। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार एक बहुत बड़ा बिहार राज्य का मैटर बनते जा रहा है, इसमें हम लोग को काम करना है। हम लोग को युवाओं के लिए और रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ खोलने हैं, कैसे हम लोग प्राइवेटाइज कर सकते हैं इकोनॉमी को, इसके लिए हम लोग को काम करना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोग को काम करना है। किसानों के लिए काम करना है। जो मतलब क्योंकि नॉर्थ बिहार में जहाँ एग्रीकल्चरल जो बेल्ट है नॉर्थ बिहार का, जहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे एग्रोटेक इकोनॉमी टाइप हम लोग एक स्टार्ट कर सके, उसको इनिशिएट कर सके, इसके लिए काम करना है। न्यू एज नीतियों के साथ हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है बिहार को। समाजवादी, नमाजवादी, वक्फ, ये सारे मुद्दे नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। प्रोटेस्ट तो हुआ है। सी वक्फ का जो मैटर है, आई थिंक कि वो बहुत उसको पॉलिटिसाइज करने का कोशिश किया जा रहा है और उसको बहुत गलत डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। हम लोग
बार बार ये कहे हैं कि वक्फ का जो नियम आया है वो कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो उनके हित में है। वो एक बोर्ड है जिसको बेटर मैनेज करने के लिए हम लोग ये बिल लेके आए, ये हम लोग लॉ लेकर के आए हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आपके हक को मारना है। ये तकलीफ सिर्फ उन्हीं लोग को होगी जो लोग वक्फ से गलत तरीके का फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को इससे कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देने चाहिए। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हटा देना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, ये आई थिंक शुड बी ओपन टू अ बेटर डिबेट। इस पर डिबेट करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बेटर क्लैरिटी मिले उसके लिए हमेशा जो दोनों डायरेक्शन की बात है उसको और गंभीरता से सुनना चाहिए। पर ये बात भी सत्य है कि ये दोनों वर्ड्स को इमरजेंसी के टाइम ऐड किया गया था, तो ये कहीं भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, प्रियम्बल का पार्ट नहीं था। पर लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछड़े जो हैं इस देश के संविधान का नाम आते ही बहुत संवेदनशील होते हैं? लोकसभा चुनाव में आपके गठबंधन को नुकसान भी हुआ, नहीं, 400 ये की बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, है। 240 पे बीजेपी ये कहीं ना कहीं जो एक भ्रम फैलाने का प्रयास होता है कि एनडीए की सरकार संविधान को बदलना चाहती है। पर आप देख लीजिए कि बार बार इतिहास का पन्ना पलट के देख लीजिए, संविधान पे जब जब वार हुआ है तब तब वो कांग्रेस ने की है और कभी नहीं संविधान पे वार हुआ है। उल्टा एनडीए की सरकार ने हमेशा ये प्रयास किया है कि संविधान के जो प्रावधान है उसको और बेहतर तरीके से अपनी नीति से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री है हमारे देश का कि संविधान का अगर हत्या किया गया है तो वो कांग्रेस के द्वारा ही किया गया है और आज अचानक से दशकों बाद उनको संविधान की चिंता हो गई है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि उनको संविधान से, संविधान के प्रावधान से, संविधान के उसूल से, बाबा साहब से या जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो बस एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। चिराग पासवान ये क्यों कहते हैं कि सारी 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि क्या वो आप फैक्ट अकेले है। लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो फैक्ट है। अगर हम लोग जीतने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए हम लोग को चुनाव लड़ना है तो हम लोग सबको एनडीए को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ना है और ये सोच के चुनाव लड़ना है कि हम लोग उसी पार्टी के लोग हैं। अगर बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है तो हम लोग को उतना ही मेहनत करना और सोचना है कि लोक जनशक्ति पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। मतलब एक होके लड़ना है, एक होके लड़ना है, मजबूती से लड़ना और अपना सीट समझ के लड़ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं चिराग पासवान? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक बहुत फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें। इलेक्शन है ये तो होगा। हमको लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी बहुत क्लियरली ये बात को वो कहते आए हैं कि गठबंधन को मजबूत करने के लिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें ये लोग ये इंटरप्रेट करते हैं क्या ये इकलौता ऐसा दल है जिसमें कोई बड़ा नेता आके बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है? ऐसा तो नहीं है, ऐसे और भी कई दल है जिसमें सीएम बन सकते हैं ना चिराग पासवान, क्यों नहीं बन सकते? उनको बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए ना। ये मतलब अगर आप बात कर रहे हैं, कौन दल ऐसा है जो नहीं चाहता है कि उसका नेता सर्वोच्च स्थान पे रहे? कौन नहीं चाहता है? हम तो देखते हैं हम तो चाहते हैं कि मेरा भाई और आगे जो देश के सर्वोच्च स्थान पे मेरा भाई बैठे, ये तो सब लोग चाहते हैं। पर ऑब्वियसली ये जब आप दल की बात करते हैं, जब आप अलायंस की बात करते हैं तो ये अलायंस में डिसाइड होता है। और एक कार्यकर्ता के नाते, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम यही चाहेंगे कि मेरे भाई पूरी तरीके से बिहार के विकास में लगे रहे, बिहार को आगे ले जाने के लिए वो लगे रहे। इस बार तो संभावना नहीं लगती है ना आपको? या हो सकता ये है? आई थिंक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेटर बता पाएंगे। नहीं, वो क्या बताएंगे, बल्कि आपको नहीं लगता कि बीजेपी और जेडीयू के नेता भी बताएंगे? क्योंकि मिलकर होगा ना कोई भी फैसला। तो अलायंस का जब फैसला होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। जब अलायंस का डिसीजन आएगा, वो डिसीजन तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। बट आई थिंक कहीं से भी कोई भी अभी सीएम पद की दावेदारी नहीं ठोक रहे, कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं करी। अभी बस हम लोग का ये फोकस है कि बिहार विधानसभा का चुनाव अच्छे से चला जाए और एनडीए मजबूती से अपनी सरकार बनाए। चिराग पासवान में काबिलियत है मुख्यमंत्री बनने की? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें किसको डाउट है? लेकिन जब भी कोई सर्वे होता है सीएम कैंडिडेट का, उसमें तेजस्वी सबसे ऊपर दिखाई देते हैं हर सर्वे में, आप देखिएगा। तो सर्वे का नंबर कितना लिमिटेड होता है ये भी आप देखिए। सर्वे के हिसाब से जाएं तब तो 20 में उन्हीं की सरकार बन रही थी। पर सबसे बड़ी पार्टी तो बने थे वो, इसलिए वी आर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि उनको पूरा दिखा रहा था 20 के सर्वे में कि वो पूरी तरीके से, 15 के सर्वे में दिखा रहे थे अलग, न्यू जो सर्वे आता है उसमें पूरा जो एक्चुअल होना है उसका विपरीत ही आता है। 20 में उनकी लार्जेस्ट पार्टी इसलिए हो गई क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अलग से चुनाव लड़ा था। बट
जो सर्वे दिख रहा था, वो सर्वे दिख रहा था कि उनकी सरकार उसके बावजूद बन रही है, पर उनकी सरकार नहीं बनी। बहुत लिमिटेड नंबर्स पे ये सर्वेज होते हैं। ओके। जो एनडीए के वोटर्स हैं वो ग्राउंड पे हैं, जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड पे हैं, और ये सर्वे ग्राउंड तक पहुंच के नहीं होते। ये सोशल मीडिया में मतलब क्या वो गूगल फॉर्म्स टाइप का कुछ भरा देते हैं, कहते हैं अच्छा ये हो गया सर्वे, अब ये इससे इतने आ रहे हैं, तो वो तो ये क्या है, ये तो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अब नीतीश कुमार कम एक्टिव हो गए हैं, पब्लिकली दिखते भी कम हैं। इस बार का चुनाव चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव होने जा रहा है। आपको लगता है दो युवा नेता आमने सामने होंगे इस बार? दो युवा नेता आमने सामने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो युवा नेता आमने सामने हैं, इसमें कभी भी ये कह देना कि बस यही है और यही दोनों के वर्सेस हो रहा है, तो ये बात तो फैक्ट है ही कि चिराग पासवान जी एक साइड हैं और एक साइड तेजस्वी यादव जी हैं। पर इसमें ये कह देना कि सिर्फ नीतीश कुमार जी बैक ट्रैक पे हैं, ये गलत है। ओके। कुछ लोग कहते हैं मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। जेडीयू भी इस बार कम एक बड़ा प्लेयर है, बोलने वाले कुछ भी बीजेपी बोल वर्सेस सकते आरजेडी हैं। होगा। ये स्पेक्यूलेशंस है, हम बता रहे हैं ये स्पेक्यूलेशंस है। ये लोकसभा के पहले भी बहुत हुए थे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एनडीए हमेशा मजबूती से चुनाव लड़ता है। एनडीए का चेहरा मोदी नहीं होंगे क्या इस बार? मोदी, नीतीश और चिराग तीनों होंगे? तीनों है, तीनों होंगे, तीनों चेहरा है। और उधर से आपको लगता है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, वो दोनों चेहरा होंगे? राहुल गांधी आई डाउट, तेजस्वी यादव यस। ऐसा क्यों? राहुल के बारे में शक क्यों? कभी वो प्रोमिनेंटली बिहार के बारे में बात ही नहीं किए, ना वो बिहार को सीरियसली लेते हैं। सो आई डोंट थिंक कि राहुल गांधी उतने बड़े फैक्टर होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। फैक्टर तो तेजस्वी यादव जी भी नहीं है, बट क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के वो अभी डी फैक्टो लीडर बने हुए हैं, तो डेफिनेटली। जंगल राज वर्सेस सुशासन की लड़ाई होगी क्या इस बार? उसकी लड़ाई है, जंगल राज और सुशासन की लड़ाई तो हमेशा जंगल से राज है। बहुत पुराना हो गया, अब क्यों जंगल राज आप याद दिलाते हैं? याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब उनके पास मौका था तो उन्होंने बिहार के साथ क्या किया। पर तेजस्वी यादव तो थे, 2.5 साल रहे, डिप्टी सीएम रहे। 2.5 साल में उन्होंने क्या किया? भाई कम से कम जंगल राज तो नहीं आया। नहीं तो 2.5 साल होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी के पास था। ओके। और अब वो कहते हैं कि, और उनके साथ जब वो आए थे तब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट। आपको नहीं लगता नीतीश कुमार के साथ 20 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार रहेगी? 45 सीट पर आ गए ये ना? एंटी इनकम्बेंसी इज वेरी, इफ यू आस्क मी एज अ पॉलिटिशियन, आई वुड से एंटी इनकम्बेंसी इज वेरी नेचुरल. It happens over a period of time, but it's not something that you can't fight. जहाँ पे अगर दिक्कतें होंगी तो हम लोग उसको डील करेंगे, उसको टैकल। अगर कहीं गलत फहमी होगी, अगर कहीं पे कोई किसी व्यक्ति को परेशानी होगी तो हम लोग उससे टैकल करेंगे, हम लोग उससे डील करेंगे, हम लोग समझेंगे कि उनकी समस्या क्या है. तो जेडीयू 45 पर क्यों आई पिछले चुनाव में? ये क्वेश्चन आप बार बार घुमा घुमा के हमको पूछ रहे हैं, या आंसर तो सेम ही है. आंसर सेम है भैया, आपके नेता ने ही कम करवा दी ना उनकी सीटें पिछली बार, क्योंकि वो अलग लड़े थे. वो इसको कौन बदल रहा है? ये तो भाई ये एक फैक्ट है. इसमें क्या कहना है? ये तो बात सत्य है. सत्य को आप बदल थोड़ी सकते हैं. आप राजनीति में हो ना हो, सत्य सत्य रह सकता है और हमेशा वो सत्य सत्य ही रहेगा. अच्छा, श्याम भाभी, आपने पढ़ाई अपनी दिल्ली से की है? यस. सारी पढ़ाई दिल्ली से हुई है आपकी? हाँ. ओके. तो आप पटना दिल्ली दो जगह रहती थी? बिहार दिल्ली शिफ्ट करते रहते थे? मतलब कॉलेज के टाइम पे तो ऑब्वियसली और स्कूलिंग भी आपकी दिल्ली में? नहीं, स्कूलिंग पटना यहाँ पर में. हुई है? यस, स्कूलिंग पूरा मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ. फिर अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड के लिए आई वेंट टू दिल्ली. उसके बाद हम वापस आ गए पोस्ट ग्रेड कंप्लीट करके. और उसके बाद सीधे लॉन्च हो गए राजनीति में? नहीं, उसके बीच में 2 साल का गैप था. तब हमारा इंस्टीट्यूशंस है, हम लोग इंस्टीट्यूशंस देख रहे थे ना. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय पीएचडी. ओके, ऑलराइट. और आपके पिताजी के करियर को आपने बहुत करीब से देखा है? बिल्कुल. अब देखिए, जब सारी चर्चा होगी चुनाव में तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. आपके परिवार पर, आप पर, आपके पिताजी पर भी आरोप लगेगा, लगते हैं अभी भी, कि राजनीतिक अवसरवादिता है, मौका परस्ती. कांग्रेस में थे, फिर जेडीयू में आ गए. उसका रीजन बहुत वैलिड है. क्या हुआ था, क्यों चेंज किया? जब वो कांग्रेस में थे, वो काफ़ी टाइम के लिए वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रेसिडेंट रहे थे. और वो लगातार ये चीज़ बहुत क्लोजली, उनको मौका मिला सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ काम करने का. और फिर उसके बाद उनको मौका मिला नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का. और उसमें
वो ये रियलाइज़ किए कि कांग्रेस कभी भी बिहार प्रदेश को लेके गंभीरता से बात करती ही नहीं थी। बिहार के विकास को लेके वो लोग सीरियस थे ही नहीं कभी। वो लोग हमेशा से एक ईजी एस्केप खोजते थे और हमेशा उसको बिहार को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को लगता होगा कि बिहार छोटा मोटा राज्य है, जैसे उनके अध्यक्ष जी आजकल कहते हैं कि बिहार छोटा मोटा राज्य है। ये कांग्रेस का थॉट प्रोसेस था। पर जब उनको मौका मिला नीतीश कुमार जी के साथ क्लोजली काम करने का, उनको लगा कि डेफिनेटली अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे पार्टी के साथ करना चाहिए जो आपके प्रदेश को आगे लेके जाए। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई थिंक, दैट इज़ हाउ इट शुड बी। यही संस्कार मेरे को भी मिला है कि अगर आप राजनीति में हैं तो हर चीज़ बाद में आता है, आपका प्रदेश सबसे पहले आता है। इस तरह के आरोप तो आपके नेता चिराग पासवान के पिताजी पर भी बहुत लगे। मौसम वैज्ञानिक थे, यूपीए एनडीए, उनका कभी पोस्ट पोल अलायंस नहीं था। हाँ, कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं था। आप उठा के देख लीजिए जितने भी रिजल्ट्स रहे हैं, वो हमेशा। तभी तो मौसम वैज्ञानिक कहते थे उनको कि वो चुनाव से आप ये पहले भी तो समझ कह जाते सकते थे कि वो जहां रहते थे सरकार उन्हीं की बनती थी। ओके, ऑल राइट, ये भी हो सकता है। आपने जब इस बार लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ ली, आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था शपथ लेने वाला वीडियो। क्योंकि आपने बिना पढ़े बिना देखे वो शपथ ली थी। आपको अभी याद है शपथ? हाँ, याद है? हाँ, याद है। सुना सकती हैं? एकदम सुना सकते, बट आर यू श्योर? यस। मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। क्या बात है। आज भी याद है। आज भी याद है, आज भी याद है। बचपन से मतलब आई न्यू कि एक दिन हम शपथ लेंगे, तो हम पहले ही याद पहले से याद करते पहले ही याद कर लिया। ये दिन तो भगवान मेरे को जरूर दिखाएंगे। कब से याद किया था? सो डैड को देखते थे शपथ लेते हुए, तो मेरे को लगता था वाह कभी मेरे को भी मौका मिलेगा, तभी से याद करने लगे। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, बिकॉज मेरे को हमेशा था कि हम हमेशा देखते थे कि लोग पेपर से पढ़ते हैं, तो मेरे को था यार शपथ लो तो सामने वाला भी कन्विंस होना चाहिए ना कि कुछ दिल से निकल रहा है ये, इसीलिए। ओके, अब मेरे इंटरव्यू का रैपिड फायर राउंड। बाप रे, हाँ। छोटे छोटे सवाल होंगे, छोटे छोटे जवाब। तैयार हैं आप? हाँ, बिल्कुल। ओके शांभवी, पहला सवाल, जातिगत जनगणना का श्रेय किसे मिलना चाहिए? नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। ओके, इसका श्रेय यानी केंद्र सरकार को नहीं बल्कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को जाना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं हमें मिलना चाहिए। नहीं, उनको क्यों मिलना चाहिए? वो जिनके नेतृत्व में हुआ उनको मिलना चाहिए, और इसमें कोई डिनायल नहीं है कि देश में सबसे पहले जाति जनगणना अगर किसी ने कराई तो वो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार में कराई। और जब बिहार में उन्होंने जाति जनगणना कराई तब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके फेवर में ही हमेशा अपनी बातों को रखे, और उसके बाद जब वो केंद्र सरकार में मंत्री बने तब वो केंद्र सरकार में इसकी आवाज़ को उठाने लगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ओके, ऑल राइट। क्या आरक्षण में कोटा इन कोटा होना चाहिए? मतलब प्रभावशाली जाति सारा फायदा ले जाती हैं आरक्षण का, इसको कम करने के लिए जो कम प्रभावशाली जातियां हैं उनको भी संख्या के हिसाब से। यू मीन क्रीमी लेयर वाला ना? नहीं, क्रीमी लेयर अलग है, कोटा इन कोटा, सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन से क्या होगा कि आप, मतलब माय आंसर इज नो, एंड इट इज बिकॉज आप दलितों को तोड़ना चाह रहे हो। आप दलितों के बीच में कहीं ना कहीं रिफ्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, और कभी भी रिजर्वेशन इकोनॉमिक आधार पे था ही नहीं। रिजर्वेशन का मूल आधार सोशल था, सोशल रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो, रिजर्वेशन इसके लिए था। तो अब आप इसमें रिजर्वेशन में ये क्लॉज ला करके कि इसको मैं सब कैटेगराइज करके आपस में दलितों को लड़ा दो, आई डोंट थिंक इट्स। पर क्या सच नहीं है प्रभावशाली जातियां सारा फायदा ले जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये कहोगे कि इतने सारे लोग हैं जो जाति का पूरा फायदा उठा करके ले जाते हैं, ये गलत है। ऐसा कहाँ हो रहा है? हम पासी समाज से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं। मेरे को भी होगा, ओबीसी में कहते हैं ऐसे कुछ प्रभावशाली नहीं, आई डोंट थिंक कि इस तरह से ये हो सकता है। मतलब जब आप ये कहते हो बहुत, मतलब आप इसको अगर आप बड़े पैमाने पे देखो तो सब कैटेगराइजेशन से आप उसको ब्रेक कर रहे हो। रिजर्वेशन का आधार दलितों के लिए कभी भी इकोनॉमिक था ही नहीं। ठीक है, तो मतलब क्रीमी लेयर के पक्ष में आप नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके,
क्या रिजर्वेशन 90% देश में होना चाहिए? कहते हैं ना जिसकी जितनी जाति संख्या। जनगणना जब होगी, उसका जब सर्वे का जब रिजल्ट्स वापस आएगा, जब हम लोग के पास एग्जैक्ट नंबर्स होंगे, तब बेटर पॉलिसी डिजाइन हो सकता ओके, आरक्षण कब तक रहना चाहिए? है। जब तक अनटचेबिलिटी है, जब तक छुआछूत है, जब तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए। प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वक्फ पर आपका स्टैंड क्या है? वक्फ कानून पर? वक्फ हमारे आप देश पक्ष के में हित के लिए। ओके। नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर? नाउ आई हैव टू आंसर्स। ओके। एक, अगर हम एक बिहारी होने के नाते दें तो 10 on 10, बट अगर हम एक महिला होने के नाते दें तो आई थिंक कि कोई बार नहीं है। उन्होंने जो बिहार की महिलाओं के लिए किया है, आप उसको कभी भी किसी पॉइंटर्स पे आप तोल नहीं 10 से भी ज्यादा? 10 से भी ज़्यादा। Okay. बहुत सारी ऐसी उनकी नीतियां हैं जो महिलाओं के पक्ष में मतलब गेम चेंजिंग है। वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, वो आपका जीविका दीदी हो, मतलब ऐसे कई काम हुए महिलाओं के पक्ष में बिहार में, जो आई थिंक बिहार की महिलाएं खुद भी उसकी कल्पना उन्होंने की। शराबबंदी रहनी चाहिए या जानी चाहिए? बेटर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ओके। बेटर इम्प्लीमेंटेशन इस पॉलिसी का हो सकता है। इसका आइडिया बहुत अच्छा है, बट कहीं इम्प्लीमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको बेटर इम्प्लीमेंट ठीक करना है। नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर? 100। बिहार का वी आर ऑल सीइंग विकसित भारत की कल्पना को हम लोग सच होते हुए देख रहे हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे टाइम पे जन्मे जहां पे हम इस कल्पना को सही में धरातल पे उतरते हुए देख रहे हैं। कब तक आपको लगता है नरेंद्र मोदी को पीएम रहना चाहिए? 2047, विकसित भारत है 2047। बिहार का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानती है? नीतीश कुमार जी। ओके। बिहार का वर्स्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानती हैं? सबसे बुरा मुख्यमंत्री? आई थिंक ये नीडेड ही नहीं है। सबने जो भी आए हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ बिहार के लिए करके गए हैं। इस थॉट के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो भी है हमसे बड़े रहे हैं और हमसे ज़्यादा अनुभव के साथ वो राजनीति की है। उनके कार्यशैली से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा होता होगा जो आप सीख सकते हैं। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? फुल टॉस। दलितों का सबसे बड़ा नेता इस देश का आप किसे मानते हैं? रामविलास पासवान जी। ओके। देश का सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चिराग जी। पासवान। मतलब वो जिस तरीके से बोलते हैं, Oh, he speaks well. he speaks very well. I wish I can speak like him someday. No, you speak well. Thanks. That we'll get to know after the interview is aired and we have a comment section throbbing Okay. of comments. देश का बेस्ट यंग पार्लियामेंटेरियन आप किसे मानती हैं? सबसे तेज, सबसे अच्छा युवा सांसद? आप अपना नाम भी ले सकती हैं। नहीं, ये तो बाप रे, नार्सिज्म पीक पे हो जाएगा, नार्सिसिज्म का। युवा सांसद, आई थिंक तेजस्वी सूर्या। ही इज गुड। अगर युवा को युवा माने तो। हाँ। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ। संसद में आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? बहुत सारे, बट आई मोस्टली हम बिहार के एमपीज के साथ ही हैंग आउट करते हैं, बट मेरे अच्छे रिलेशंस हैं सबके साथ। मतलब वाई नेम अ फ्यू एंड देन अपसेट अ फ्यू। ओके। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? देखिए, अब आंसर तो हम लोग सेक्युलर हैं और हम लोग हम लोग की कभी भी पॉलिसी धर्म के आधार पर कभी नहीं डिज़ाइन हुई है। हम लोग को, इट्स अ सेक्युलर कंट्री और हम लोग को सबको आगे लेकर जाना चाहिए। पर हाँ, हिंदू के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए। आपने टीका भी लगा रखा है, मैं यही देख रहा हूँ। आप धार्मिक हैं? हिंदू, बिल्कुल। और हिंदू धर्म के लिए कभी भी हम अपना आवाज़ नहीं दबा सकते। हिंदू खतरे में है इस देश में? बहुत सारे लोग मानते हैं कि हिंदुओं के साथ अभी भेदभाव तो होता नहीं, है। पर अगर यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली बटेंगे तो कटेंगे, जैसे अरे योगी जी नहीं, कहते हैं। इतना अग्रेसिव भी नहीं है, पर हाँ अभी हम लोग सेफ हैं। अगर एक है तो हम लोग सेफ हैं। प्रधानमंत्री जी का एक है नारा, तो सेफ एक है है तो हम सेफ लोग। है। अगर हम लोग बटेंगे तो हम लोग डेफिनेटली हम ही लोग डैमेज होंगे। संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट हटाना चाहिए? आई थिंक इस पे थोड़ी और चर्चा होनी चाहिए।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? विशेष राज्य का दर्जा नीति आयोग के बाद ऐसा कोई टर्म ही नहीं है. देयर इज नो स्पेशल स्टेटस फॉर एनी स्टेट नीति आयोग की गठन के बाद. ठीक है. चिराग पासवान सीएम कब बनेंगे? आई थिंक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका जवाब दिए बेहतर रहेगा. ओके. आप अपनी इच्छा भी बता सकती हैं. हम लोग सब चाहेंगे कि वो जल्दी से जैसा जल्दी जो वो चाहे हम लोग उनके साथ उनके फैसले में मजबूती के साथ खड़े हैं. ठीक है. अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द या पहला सेंटेंस आपके जहन में आता है आपको ठीक है. शांभवी चौधरी. ये काफी रैंडमली आ गया तो आई रियली डोंट नो. So, आप अपने आप के बारे में ज्यादा क्या महसूस, क्या फील करती हैं? आज भी एक स्टूडेंट एक या है बस. पॉलिटिशियन? Politician, obviously, but if there is something that I'm really inspired by, it's like be the change you wish to see in the world. Oh, okay. So, Alright. always striving to bring about a positive change. Okay. प्रिया सरोज. Good female leader. Yeah. Good. रिंकू सिंह. Cricketer. I don't know him personally. आप क्रिकेट देखती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और मेरे को मतलब हम उनको पर्सनली नहीं जानते तो मेरा क्या ओपिनियन हो सकता है. Alright. संजना जाटव. ये क्या है? ये मतलब they're all politicians for me. Okay. Yeah. प्रशांत किशोर. Politically irrelevant. असदुद्दीन ओवैसी. आएंगे बिहार? Loud. Loud? Loud. Very loud. Unnecessarily loud. So. संसद में कोई बातचीत हुई है आपकी? हाँ. आमना सामना हाँ, होता है? हाँ, होता है. हम लोग साथ में काफी बार चर्चा भी किए हैं जो हम लोग we have to agree to disagree क्योंकि obviously ज्यादा अग्रेसिव लगते हैं आपको वो? बहुत ज्यादा. पर उनकी पॉलिटिक्स वैसी ही है. सीमित है. पर बिहार में आके 5 सीट जीतते हैं वो सीमांचल के एरिया में. अभी तो सुने कि वो अलग लड़ने वाले हैं. पिछली बार भी अलग ही लड़े थे. मतलब एकदम वो और चंद्रशेखर साथ में लड़ने वाले हैं. ये है नया मतलब इससे. सो आई वाज लाइक आई डोंट नो, लेट्स सी. बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ उनका होने वाला है. ओके. आपने अगला नाम खुद ही ले लिया, चंद्रशेखर आजाद. आई हैव नो ओपिनियन. मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं है दलित उनसे. लीडर हैं, उभरते हुए दलित नेता हैं, और आप तो दलित पॉलिटिक्स भी करती हैं. नहीं, हम ये कहना आपकी पार्टी कि ही दलित पॉलिटिक्स करती है. अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग दलित पॉलिटिक्स करते हैं तो अगर अपने समाज के लिए आवाज उठाना दलित पॉलिटिक्स होता है तो फिर हम लोग दलित Exactly. पॉलिटिक्स करते चंद्रशेखर आजाद भी यही हैं. करते बट हैं. हम लोग ये कभी भी नहीं कहते हैं कि हम लोग बाकी वर्गों की बात नहीं करना चाहते. दैट्स योर आंसर. Yeah. यानी चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता नहीं, वो अपनी बात को बहुत मजबूती से रखते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं, पर इतना रिजिड नहीं होना चाहिए. कन्हैया कुमार. आई डोंट नो. आई जस्ट थिंक कि कांग्रेस उनको ढो रही है लिटरली. ऐसा क्यों? दिल्ली के चुनाव लड़े थे, वो लाखों वोट लिए थे, 5-6 लाख वोट ले गए थे. बिहार में कुछ नहीं होना. और बिहार में भी जब हारे थे ठीक ठाक वोट मिले थे उन्हें पिछली बार भी. पर हार गए थे. इस बार लड़े तो हार जाएंगे. फिर से हार जाएंगे. हाँ बिल्कुल. कांग्रेस ने तो चेहरा बना रखा है उनको अपना. इंडिया अलायंस चेहरा मानेगा तब ना. कांग्रेस के चेहरा बनाने से पप्पू यादव. आई थिंक थोड़ा ज्यादा बोलते हैं पर अपने लोगों के लिए ऑनेस्टली काम करते हैं. अशोक चौधरी. बेस्ट पर्सन टू एवर एग्जिस्ट ऑन दिस वर्ल्ड. आई थिंक जिनको उनके बारे में नहीं पता है, मतलब सब लोग उनका नेता का रूप देखते हैं पर हम उनको एक व्यक्ति के रूप में हम जानते हैं. और अगर हम थोड़ा सा भी उनके जैसा बन गए तो मेरा लाइफ सक्सेसफुल है. रोल मॉडल वही हैं आपके? बिल्कुल. बोथ माई पेरेंट्स. माई फादर डेफिनेटली, इफ I want to be a leader like my father and I want to be a person like my mother. Wow. हाउसवाइफ हैं? She works. She has a preschool. वो अपने preschool पे मतलब teaching के line में वो भी है. But mostly I think she has devoted her entire life to the house that I am grateful for, and she has raised me into the person that I am, and I will always be grateful क्योंकि वो अपने में एक job था to raise me. I think she will agree. Okay. नीतीश कुमार. Visionary. तेजस्वी यादव. I think somewhere he is now confused. Confused. The purpose और मतलब जो आइडियोलॉजिकल वॉर में अब हम लोग जब आ गए हैं तो वो अपना कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको एग्जैक्ट उनका स्ट्रैटेजी क्या है. तेज प्रताप यादव.
ये मुस्कान क्या कहती है? I don't have a political answer for this and I don't want to get personal with him. ओके, रोहिणी आचार्य। Social media? Twitter? She's quite active on that. लालू यादव। Ex-Chief Minister. राबड़ी देवी। Ex-Chief Minister. चिराग पासवान। भैया. रामविलास पासवान। I can call him somebody I look up to, as in जब आप अपने विचारधारा की बात करते हैं, जब आप वो सोच के साथ चाहते हैं कि आपको किस तरह की राजनीति करनी है, तो संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी। बचपन में देखा था आपने, मुलाकात हुई थी उनसे? नहीं, कभी हमको मिलने का मौका नहीं मिला उनसे। राहुल गांधी। Just let it be. just let it be. It's fine. Okay, no, you can pass. Abhay Mudra. If you know, you know. Oh, right. तब थी आप संसद में? Yes. Abhay Mudra was there. It was quite funny. आपको लगता है कांग्रेस की बुरी हालत के लिए राहुल जिम्मेदार है? एक सीरियस नोट पे। Definitely, क्योंकि अगर आपका लीडरशिप ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कैसे, आई थिंक उनको अपने काम करना चाहिए ऑन देयर फेस। तो किसको फिर बनाना चाहिए आपके हिसाब से? जिसको भी वो बनाना चाहे। मेरे को अगर बनाना होता उनको तो बहुत पहले बना दिए होते, बट पेट्रियार्की बीच में आ जाता है, क्या करें। नरेंद्र मोदी। आई वुड वांट टू कॉल हिम विजनरी एंड सक्सेसफुल, अ वेरी विजनरी एंड सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। अमित शाह। चाणक्य। योगी आदित्यनाथ। हिंदू धर्म, ही इज क्वाइट वोकल हमारे हिंदू धर्म के लिए, विच इज गुड। देयर इज नो हार्म। अपने धर्म के लिए हमेशा वोकल होना चाहिए। जब माइनॉरिटी के लोग वोकल होते हैं तो उनको सेक्युलर कहते हैं, जब हम लोग वोकल हो जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं कि मारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, आई डोंट नो। तो अगर आप माइनॉरिटी के लिए बोलोगे तो आप सेक्युलर हो, पर अगर आप हिंदू धर्म के लिए बोलोगे तो आप भेदभाव कर रहे हो, बांट रहे हो, कम्युनल हो। योगी जी के साथ गलत होता है क्या? उनको गलत देखा, गलत परसीव किया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है? देखिए, वो कभी भी आई थिंक कि किसी को सीमित करके उनके के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सोचते हैं, वो करते हैं, बट अगर आप उसको लार्जर पॉलिसी वे में सोचो तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई प्रॉब्लम एज सच रहता है। वो उसमें डिबेट होना चाहिए कि नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। पर अगर पॉलिसी वाइज वो कोई इंटरवेंशन करते हैं तो वो सामान्य है ना। वो ऐसा थोड़ी है कि वो किसी एक धर्म को टारगेट करके वो चीज़ कह रहे हैं। वो तो मतलब आप पब्लिक के बारे में आप बात कर रहे हो ना, पब्लिकली व्हाट शुड बी डन। 80-20 की लड़ाई है, जब वो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं तो मतलब आपका ये कहना है कि जब तक गवर्नेंस में वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे तब तक इट्स फाइन। अखिलेश यादव। साइकिल। व्हाट? उनकी पार्टी का सिंबल है ना साइकिल। अच्छा, ओके। इकरा हसन। फीमेल लीडरशिप। प्रिया सरोज। पॉलिटिशियन। ये सब आप पूछ चुके हो। अच्छा, ओके, ऑलराइट। हाँ। सॉरी, मैंने रिपीट किया। कंगना रनौत। मंडी लोकसभा। डिम्पल यादव। क्वाइट, शी इज वेरी क्वाइट। मीसा भारती। Just let it be, it's fine. स्मृति ईरानी। She was somebody I was really excited to meet. मतलब she was also very good in her speeches. You like Smriti Irani? Yes. I have never got the chance to meet her personally, but yes. आपको दुख हुआ था जब वो हारी थी चुनाव? हाँ. Because I was looking forward to meeting her. मायावती। दलित लीडरशिप। बड़ी दलित नेता। दलित लीडरशिप। मानती हैं? हाँ, मानता, बिल्कुल। उन्होंने काम की, अगर किसी ने काम किया है तो यू शुड गिव देम द क्रेडिट। एटलीस्ट शी वाज वेरी वोकल अबाउट, अगर उनके प्रदेश में कभी भी दलितों के खिलाफ कुछ हुआ वो उसको लेके बहुत वोकल थी। ममता बनर्जी। नॉइजी। सो मच नॉइज फॉर नो रीजन। अयो, शी इज वेरी पॉपुलर। स्ट्रीट फाइटर बोलते हैं। बंगाल में देखिए कोई हिला नहीं पाया उनको।
मौका अभी देखेंगे हम लोग. आई जस्ट थिंक कि अननेसेसरी ब्लैबर बहुत ज़्यादा है. मनमोहन सिंह Quiet. Very quiet? quiet. Too quiet. Docile. जरूरत से ज्यादा हाँ. He was the prime minister of our country. ज्यादा बोलना चाहिए था. वोकल होना चाहिए था. देश के लिए बात करनी चाहिए थी. देश हित में बात करनी चाहिए थी. पर उनके सपोर्टर कहते हैं कि मनमोहन सिंह कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते थे. आज के पीएम तो वो भी नहीं करते. बट वो काम कर रहे हैं. सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा? तो काम भी तो करना है. काम तो मनमोहन सिंह भी करते थे. कम ऑन, वी ऑल नो दैट. ऐसा कुछ नहीं है. वो कुछ लोगों के हाथ में पपेट बन के रह गए थे. ओके. बाबा साहब अम्बेडकर, रोल मॉडल. वीर सावरकर, Now you're just pushing it. लास्ट फ्यू नेम्स यू कैन पास. I'm passing this. नेहरू जी, एनी ओपिनियन? फॉरेन पॉलिसी. नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसीज बहुत पॉपुलर थी. इंदिरा गांधी. और ये मैं सारे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप Courageous. I will give her that. She was a very, for her time, during her time, इस तरह से मतलब महिला नेतृत्व को एस्टैब्लिश करना करेज का बात. वीपी सिंह. पास. पास. ऑल राइट. थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया मुझे Thank आपके you. साथ इंटरव्यू करने में शांभवी. I had a lot of fun too. I just hope कि आई होप द व्यूअर्स लाइक इट. yeah, of course. I hope the शुभकामनाएं. viewers like it. मेरी शुभकामनाएं आपके और आपके चैनल के साथ है because I don't know what's going to happen after this is aired. So I just hope कि आप सबको अच्छा लगा हो and thank you for giving me the platform to put forth my views. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. Thank you.